हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट के द्वारा कुछ गाइडेंस दी गई है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, उसे डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर कही जा रही है ईएमएस स्टॉक विथ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 4850 करोड़ फॉर FY25 टू कीप ऑन योर रडार। कहने का मतलब ये है कि FY25 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पर दी गई है 4850 करोड़ की। थोड़ा विस्तार से हम लोग इस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है फॉर FY25 पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हैज रिवाइज्ड इट्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू गाइडेंस टू एटलीस्ट RS 4250 करोड़। कहने का मतलब ये है कि कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है ये इस फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 4250 करोड़ की रह सकती है। यही नहीं, अभी और सुनिए, यहाँ पर देखो आगे कही जा रही है विथ एन एडिशनल RS 600 करोड़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स ज्वाइंट वेंचर गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स टोटलिंग RS 4850 करोड़ इन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। कहने का मतलब ये है कि कंपनी की एक ज्वाइंट वेंचर है गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, और इस ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से यहाँ पर 600 करोड़ की एडिशनल रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो इस 600 करोड़ को और 4250 करोड़ को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर टोटल कही जा रही है कि FY25 में 4850 करोड़ की ऑपरेटिंग रेवेन्यू रह सकती है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर आगे देखो कही जा रही है दिस रिप्रेजेंट्स अ 77% ग्रोथ कंपेयर टू FY24। ये जो ग्रोथ है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करती है 77% की ग्रोथ को FY24 से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट गाइडेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है द कंपनी हैज ऑल्सो अपडेटेड इट्स नेट प्रॉफिट गाइडेंस टू एटलीस्ट RS 250 करोड़ मार्किंग एन 83% इंक्रीज फ्रॉम FY24 RS 137 करोड़। कहने का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट के अंदर FY25 के लिए गाइडेंस दी गई है 250 करोड़ की। ठीक है, जो कि FY24 की नेट प्रॉफिट 137 करोड़ से 83% ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की गाइडेंस यहाँ पर दी गई है नेट प्रॉफिट के अंदर। आगे यहाँ पर कही जा रही है द प्रोडक्ट बिजनेसेज इंक्लूडिंग वॉशिंग मशीन्स, रूम एयर कंडीशनर्स एंड एयर कूलर्स आर एंटिसिपेटेड टू ग्रो बाई 78% रीचिंग RS 2975 करोड़ फ्रॉम 1668 करोड़। तो इनका जो प्रोडक्ट बिजनेसेज है जिसमें ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइक वॉशिंग मशीन्स, रूम एयर कंडीशनर्स एंड एयर कूलर्स, ये जो है ये 78% से ग्रो कर सकते हैं और इनके माध्यम से 2975 करोड़ की जो रेवेन्यू है ये जनरेट हो सकती है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ होती है। पिछले बार 1668 करोड़ की रेवेन्यू आई थी ये सेगमेंट से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइडेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर देखो कही जा रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर गाइडेंस इज सेट बिटवीन RS 370 टू RS 380 करोड़ with progress on infrastructure and capacity expansion proceeding as planned. The company is on track to meet its expansion targets for the year. देखो दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर सेट की गई है 370 से लेकर 380 करोड़ की, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ पर गाइडेंस दी गई है। एंड ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसके ऊपर ध्यान देंगे, और ये ऑलरेडी प्लान्ड है और इसके ऊपर काम भी चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में ये टारगेट रखी गई है एक्सपेंशन को लेकर। ठीक है, ये एक्सपेंशन जो है ये इस साल हो सकती है, इस फाइनेंशियल ईयर में हो सकती है। अब यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस सेगमेंट को लेकर भी कुछ गाइडेंस आई है, वो हम समझते हैं। वो सेगमेंट है वॉशिंग मशीन का सेगमेंट। देखो यहाँ पर कही जा रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग 40% CAGR इन वॉशिंग मशीन बिज आफ्टर वर्लपूल डील। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था
कि वर्लपूल के साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की एक डील हुई है, जिस डील के तहत वर्लपूल के लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ठीक है, और अभी दोस्तों वॉशिंग मशीन्स की जो डिमांड्स है मार्केट में ये काफ़ी बेहतरीन है, तो ऐसे में वर्लपूल को काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। वर्लपूल के जो प्रोडक्ट्स हैं वॉशिंग मशीन वो काफ़ी ज़्यादा सेल हो सकते हैं। जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर कही ये जा रही है, इस डील के बाद कही ये जा रही है कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन का जो सेगमेंट है इसमें 40% की अराउंड ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, ये भी यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा ही कही गई है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट की गाइडेंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है, और अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही शानदार है। ठीक है, और इसी वजह से स्टॉक जो है ये एकदम हाई पी पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप ईएमएस सेक्टर में देखोगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी एक्सपेंसिव है, हाई पी पर ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रकार से ये कंपनीज ने डिलीवर भी किए हैं। ठीक है, उस प्रकार से अर्निंग्स भी दिए हैं ये कंपनीज ने। अभी यहाँ पर अगर हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पी रेशियो की बात करें तो 146 की है, इंडस्ट्री पी 79 की है। ठीक है, तो इंडस्ट्री पी के तुलना में देखा जाए तो स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर टेक्निकल्स के अंदर देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं हमें। तो देखो भाई साहब अभी ये अपने रिकॉर्ड हाई के लेवल पर है, ऑल टाइम हाई के पास ही हैं, और हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस भी किया था इस ट्रेंड लाइन को बनाकर। ठीक है, और कहा था कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो जाती है तो स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। ये हमने तब कहा था जब वर्लपूल के साथ कंपनी की डील हुई थी, और उस डील की वजह से स्टॉक में तेजी तो आई थी लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं मिल पाया था। देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच किया लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो अगर इसे ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जैसा कि हमने पास्ट में भी देखा था, पास्ट में भी हमने डिस्कस किया था इस लेवल को बना करके कि अगर ये लेवल टूटता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बेहतरीन तेजी आ सकती है। और देखो गाइज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तेजी आई भी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो अभी कंसोलिडेशन चल रही है, अगर इसे ब्रेकआउट मिल जाता है कोई भी रीजन के वजह से, चाहे अर्निंग्स का रीजन हो या फिर कोई अच्छी न्यूज आ जाए स्टॉक के अंदर, तो उसके वजह से अगर ब्रेकआउट मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर यहाँ पर हम और भी बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और ऐसे में जो ट्रेडर्स लोग होते हैं वो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड्स भी लेते हैं। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है, अपने पीक पर है स्टॉक, और यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होने लगी तो फिर लॉसेज होने का भी चांस काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे लेवल्स पर जनरली सेलिंग ही होती है, बाइंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लेवल्स पर बाइंग करना काफ़ी रिस्की माना जाता है। बाकी अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि यार बाइंग नहीं किया तो फिर प्राइस बहुत आगे निकल जाएगा, जैसा कि इस स्टॉक के अंदर लोग सोच रहे हैं कि यार हमने पहले हाई के लेवल पर है इस वजह से सोचा और अभी देखो प्राइस और ऊपर बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं। देखो भाई मैं आपको ये क्लियर कट बताना चाहूँगा कि मार्केट में आपको अफसोस तो होगा ही भाई, आप अगर पहले बाइंग कर भी लेते ना तो भी आपको अफसोस होता। ठीक है, कैसे? यहाँ पर अगर आपने बाइंग किया पहले और यहाँ पर तेजी आ गई तो अभी अगर आपको प्रॉफिट्स हो भी रहे ना तो आप सोच रहे होगे कि यार अमाउंट्स थोड़ा ज़्यादा लगा लेता तो यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट्स होते, अमाउंट्स कम लगाए थे। अभी यहाँ पर नहीं खरीदे हो तो पछता रहे हो कि यार खरीद लेता तो यहाँ पर हमें फ़ायदे हो रहे होते। अगर अभी यहाँ पर अगर आप लोग खरीद लोगे और यहाँ से प्राइस अगर गिर जाएगा तो पछताओगे कि यार अभी नहीं खरीदना चाहिए था, बहुत ही बड़ी गलती कर दिए। अगर यहाँ पर रुक जाओगे अभी और प्राइस ऊपर निकल जाएगा तो फिर पछताओगे। तो पछताने का जो सिलसिला है ना मार्केट में चलता रहता है भाई, उतना ज़्यादा टेंशन ना लो यार, एकदम चिल करके काम करो। ठीक है, टेंशन ना लो, मार्केट में स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज जो है मार्केट में आते जाते रहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ईएमएस सेक्टर के अंदर चल रहा है ग्रोथ। ठीक है,
कभी एक ऐसा समय आएगा जब ये जो सेक्टर है ये अंडर परफॉर्म करेगा, तो उस वक्त आपको ये स्टॉक्स बेकार लगने लगेंगे। जैसा कि किसी समय में डिफेंस सेक्टर का बूम चल रहा था, रेलवे सेक्टर का बूम चल रहा था, तो उस वक्त लोगों को वो स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आ रहे थे, हाई के लेवल्स पर लोग खरीद रहे थे। अभी ये जो सेक्टर है ये अंडर परफॉर्म कर रहा है तो लोगों को बेकार लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स जो नए नए मार्केट में एंट्री लिए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सोच समझ कर ही काम किया करो। डिस्काउंट के साथ अगर आप बाइंग करते हो तो इसमें जो आपका रिस्क है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं कोई भी स्टॉक्स के अंदर डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करता हूं, चाहे वो जो स्टॉक है वो बढ़ के और भी ज़्यादा ऊपर क्यों ना चला जाए। ठीक है, लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे यहाँ पर बाइंग करना होगा तो मैं क्या करूँगा, तो देखो भाई यहाँ पर मैं डिस्काउंट के साथ ही चलूंगा। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है और प्राइस बढ़कर 1500 के लेवल तक ही क्यों ना चला जाए, वहां से भी अगर मुझे 20-25% का डिस्काउंट मिल जाता है तो वो प्राइस भी मुझे ठीक लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की मेरी स्ट्रेटेजी है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा नहीं करता हूँ कि यार मुझे प्राइस नहीं मिल पाया और आगे बढ़ गया स्टॉक, इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। ठीक है, अभी देखो स्टॉक के अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहाँ पर ये सपोर्ट की लेवल होगी फर्स्ट 895 की, एंड फिर सेकेंड है यहाँ पर 825 की। ठीक है, 895 के सपोर्ट पर कुछ खास डिस्काउंट्स नहीं है, लेकिन 825 के लेवल पर देखा जाए तो तकरीबन 19-20% की डिस्काउंट मिल जाती है 52 वीक हाई के लेवल से। तो अपने हिसाब से जो डिस्काउंट्स आपको ठीक लगते हैं उस हिसाब से यहाँ पर ये सपोर्ट के लेवल्स पर बाइंग करने की सोच सकते हो। अगर आप डिस्काउंटेड रेट्स में बाइंग करना चाहते हो, अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ चलना चाहते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ओवरऑल अगर हम चार्ट के अंदर ट्रेंड की बात करें तो अभी यहाँ पर अप ट्रेंड ही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड कब हम कहेंगे, जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकआउट मिल जाए नीचे साइड में। ठीक है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो हम यहाँ पर बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो पहले रेजिस्टेंस थी ये अब सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगी। ये जो 825 की लेवल हमने अभी डिस्कस किया है, ये लेवल भी अगर टूटता है तो फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो पहले था ये सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है तो आपने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। तो इस गलती को करने से भी बचना है। सोच समझकर लिमिटेड एलोकेशन के साथ ही चलना है। साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। बाकी एक बहुत ही ज़रूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।